अभी हम लोगों का रिवीजन का एजेंडा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जैसा कि नाम दिखा रहा है, अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी का अर्निंग कितना आया। जनरली अर्निंग पर शेयर हम लोगों के सिलेबस के हिसाब से साल में एक बार निकाला जाता है। एवरी ईयर का ईपीएस निकालना है और वो ईपीएस निकाल करके कंपनी को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फेस पे प्रेजेंट करना है। मतलब एग्जैक्टली जहां पे पी&एल खत्म होता है, जहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखते हो, फिर उसके बाद डायरेक्टर लोग जहां पे सिग्नेचर करता है उसके ठीक बीच में, मतलब डायरेक्टर सिग्नेचर के ऊपर पैट के नीचे, मैं अगर बोलूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पैट का फिगर फाइनल होता है, लास्ट फिगर होता है, उसके ठीक नीचे आपको ईपीएस दिखाना है। ईपीएस दो तरह का होता है, एक होता है बेसिक ईपीएस और एक होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। और बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों को ही निकाल करके दोनों को ही पी&एल के फेस पे इक्वल प्रोमिनेंस के साथ, माने किसी को बोल्ड किसी को हल्का में नहीं, किसी को कैपिटल किसी को रेवेन्यू में नहीं, बराबर का साइज में बराबर इंपॉर्टेंस देते हुए बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों कंपनी को दिखाना पड़ेगा पी&एल के फेस पे। आइए पहले डिस्कस करते हैं कि बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होता है। बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है, ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होती है, टैक्स के बाद वाली। और अगर किसी तरह का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करने के बाद वाली प्रॉफिट होती है, जैसा आप लोगों ने एफएम में पढ़ा भी होगा। अब इसमें एक तो चक्कर है कि अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यूमुलेटिव है तो आपको माइनस करके ही पफेस निकालना है, चाहे कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर किया हो या ना, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो या ना, आपको देखने की जरूरत नहीं। अगर कंपनी को लॉस भी हुआ है तो भी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके लॉस बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस विल बी इंक्रीज्ड। मान लो पैट में आया -20 लाख, डिविडेंड 5 लाख, तो -25 लाख हो जाएगा। लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड होने से माइनस करके ही पफेस निकलेगा। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड होने से अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तभी माइनस होगा, नहीं तो माइनस नहीं होगा। मतलब प्रॉफिट के केस में माइनस होगा, लॉस के केस में माइनस नहीं होगा। दिस इज अबाउट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड का ट्रीटमेंट फॉर कंप्यूटिंग पफेस। नेक्स्ट बात है, अगर कंपनी के कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम लाइक लॉस बाय फायर, लॉटरी इनकम, इस तरह का कोई आइटम अगर है तो कंपनी को 2 पफेस निकालना होगा। वन इज पफेस विदाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड वन इज पफेस विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। 2 पफेस 2 ईपीएस निकाल के देना होगा और दोनों ईपीएस को पीएल में प्रेजेंट करना होगा। विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माने बढ़ा हुआ, विदाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माने कमती वाला। दोनों पफेस निकालकर दोनों ईपीएस निकालना होगा और दिखाना पड़ेगा। तो ये अपना हो गया पफेस का स्टोरी। अब आया स्टोरी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर का। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर एक साल के अंदर अलग अलग टाइम होती है। अगर अलग अलग नंबर ऑफ शेयर इशूड हैं, जैसे मान लो ओपनिंग में 2 लाख शेयर है कंपनी की कैपिटल में, बीच में 2.5 लाख शेयर हो गया, कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किया, फिर उसके बाद मान लो 2,20,000 शेयर हो गया, कंपनी ने कुछ बाईबैक कर लिया। तो इन सब चीजों का अलग अलग वक्त में अगर अलग अलग नंबर ऑफ शेयर होता है तो जितने वक्त तक जितना शेयर रहता है, मतलब टाइम को अगर वेट ले लें और नंबर ऑफ शेयर का अगर एवरेजिंग कर दें, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर माने वेट जो लेंगे वो टाइम होगा और नंबर ऑफ शेयर का एवरेज निकालेंगे। माने 2 लाख शेयर, 2.5 लाख शेयर, 3 लाख शेयर अलग अलग टाइम पे, तो एवरेज में हो सकता है 2,40,000 शेयर आ जाए। तो आंसर नंबर ऑफ शेयर आएगा, वेट टाइम को लेना है। एग्जाम्पल ये है कि मान लो कंपनी जब शुरू करी तो कंपनी के पास 2,40,000 शेयर था,
मैं 2021 फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल को 2,40,000 शेयर था और मान लो 30 जून को 3 महीना बाद उसने और 60,000 शेयर इश्यू किए तो उसका 3 लाख शेयर हो गया। तो आपको सिंपल बोलना है कि 2,40,000 शेयर was outstanding for how many months? Answer is April, May, June, only 3 months. तो into 3/12 प्लस 3 लाख शेयर, उसके बाद 240 3 लाख बन गया था 60,000 इशू होने के बाद। तो 3 लाख शेयर कितना महीना तक था? आंसर इज 9 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस तरह से अगर हम एवरेज निकाल लें तो भाई कितना शेयर साल भर में ऑन एन एवरेज यूज हुआ वो आपको मालूम चल जाएगा। दिस आंसर इज 2,85,000। इस 2,85,000 शेयर को परफेस से डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर या बेसिक ईपीएस आ जाएगा। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट हुआ व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, देन ईच दोज नंबर ऑफ शेयर्स आर मल्टीप्लाइड विद द टाइम वेइंग फैक्टर, देन वी गेट द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। अब इसमें कुछ छोटे छोटे रूल हैं। उसमें पहला रूल ये है कि अगर आप शेयर इशू करते हैं तो आपका नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करता है, जो मेरे पिछले एग्जांपल में था। टाइम अकॉर्डिंगली आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर आप बाईबैक करते हैं तो आपके नंबर ऑफ शेयर गिर जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे 60,000 शेयर बाईबैक हो गया होता तो 240 माइनस 60, मुझे यहां 1,80,000 शेयर लेना पड़ता इंस्टेड ऑफ 3 लाख। ये तो इश्यू हुआ था बोल के मैंने 3 लाख लिया, बढ़ गया शेयर। बाईबैक होने से शेयर गिरता, मैं 1,80,000 ले लेता। अगर कंपनी के शेयर पार्टली पेड हैं, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख शेयर ₹10 6 पेड अप, तो मैं बोलूंगा दे आर 60,000 शेयर्स। तो पार्टली पेड शेयर को फ्रैक्शनल शेयर बोला जाता है। फिर है कि अगर एक कंपनी के पास 1 लाख शेयर 10 रुपया वाला फुल्ली पेड है और 1 लाख शेयर 5 रुपया वाला फुल्ली पेड है, तो कंपनी के 2 अलग अलग क्लास ऑफ शेयर हो गए। कंपनी को क्या करना होगा? 2 ईपीएस निकालना होगा। ऑब्वियसली इसका ईपीएस जितना आएगा, इसका ईपीएस उसका आधा आएगा। 5 रुपए वाले का ईपीएस हाफ हो जाएगा। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इस 1 लाख शेयर को 5 रुपए वाले को बोलेंगे कि ये 50,000 शेयर है और ये 1 लाख शेयर 10 रुपए वाला 1 लाख शेयर है। मैंने दोनों को 10 रुपीज में कन्वर्ट कर दिए फॉर कंप्यूटिंग ईपीएस। तो अपना आ गया नंबर ऑफ शेयर 1.5 लाख। अगर कंपनी का परफेस मान लीजिए 60 लाख है, तो 60 लाख बाई 1.5 लाख, आप बोलेंगे मेरा 40 रुपया का ईपीएस आया। लेकिन ये 40 रुपये का ईपीएस 10 रुपीज वाला शेयर का आया, क्योंकि तुमने सबको 10 रुपये वाला बना दिया था। तो 5 रुपये वाला शेयर का ईपीएस 20 रुपया हो गया। तो आपको बोलना पड़ेगा ईपीएस फॉर ₹10 शेयर 40, ईपीएस फॉर ₹5 शेयर 20, ऐसे करके 2 बार दिखाना पड़ेगा। अब आया कि अगर कंपनी ने अगर बोनस दिया है, बोनस इशू जिसको बोलते हो, या कंपनी ने अपना शेयर स्प्लिट किया है, आधा कर दिया, माने जिनके पास भी 1 शेयर था उसको 2 दे दिया, या जिनके पास 1 था उनको 10 दे दिया, 10 रुपीज फेस वैल्यू को 1 रुपी फेस वैल्यू बना दिया। तो उसमें नंबर ऑफ शेयर ड्रास्टिकली बदल जाता है, लेकिन पैसा वैसा कंपनी को मिलता नहीं है। तो उसमें बोला गया है कि बोनस का जो शेयर बढ़ता है वो खाली बढ़ा के बस ईपीएस निकाल दीजिए। बोनस कितना तारीख को दिया गया वो टाइम वेइंग फैक्टर यूज नहीं होगा। यह मान लिया जाएगा बोनस बिगिनिंग में ही दे दिया गया था और अकॉर्डिंगली ईपीएस निकाल लिया जाएगा। सो डेट ऑफ बोनस इज इररिलेवेंट। शेयर स्प्लिट होने से भी डेट ऑफ स्प्लिट इज इररिलेवेंट। बिगिनिंग से नंबर ऑफ शेयर, फॉर एग्जांपल मान लो 1 लाख शेयर कंपनी के पास शुरू में था इश्यूड कैपिटल में, कंपनी ने मान लो मिडिल ऑफ द ईयर में 1:1 बोनस दिया, तो आपको यही बोलना है कि मिडिल में ही भले 1 लाख शेयर का बोनस दिया, मिडिल में ही भले उसका 2 लाख शेयर हुआ, पर हम लोग बोलेंगे शुरू से ही उसके पास 2 लाख शेयर था। और ये चीज के लिए पिछला साल का ईपीएस को भी रीस्टेट करना पड़ता है। मतलब वही 1 लाख बोनस पिछले साल इशू हो गया था, ऐसा करके पिछले साल के ईपीएस को भी बदलना पड़ता है।
EPS of preceding year will also be restated if there is a bonus issue. अब आया बात राइट इश्यू का कि अगर कोई कंपनी के राइट इश्यू होते हैं तो उसका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलता है. इसमें क्या है, एग्जांपल से समझा पाएंगे कि मान लो करेंट ईयर है 2021, मान लो 1/4/20 को कंपनी का 1 लाख शेयर इशूड था. मान लो कंपनी ने 1 जुलाई करते 3 महीना बाद 1 जुलाई 20 को 1:1 राइट शेयर इशू किया. इसमें जरूरत पड़ता है कि राइट के पहले कंपनी के शेयर का फेयर वैल्यू क्या था. मान लो कंपनी का कम राइट प्राइस मान लो 60 रुपीज और कंपनी ने राइट ऑफर किया से 20 रुपया में या मान लो 30 रुपया में 30 रुपीज में. तो कंपनी को सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स राइट प्राइस निकालना होगा, थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस, जो कि आप लोग ग्रुप 1 में राइट के चैप्टर में भी पढ़े हो. इट इज वेटेड एवरेज प्राइस. तो एक शेयर जिसके पास था 60 रुपया वाला 1 × 60 प्लस उसको एक शेयर मिला 30 रुपया में 1 × 30 डिवाइडेड बाई 1 + 1. अगर 1:2 रेशियो रहता 1 for every 2 तो 2 × 60 प्लस 1 × 30 डिवाइडेड बाई 2 + 1 करते. तो यहां पे मेरा आंसर आ गया 45. अब हमको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट फैक्टर. एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है, कम राइट प्राइस जो कि फेयर वैल्यू है डिवाइडेड बाई 45. तो 60 डिवाइडेड बाई 45 जो कि है 1.3333. इस 1.333 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर के साथ फॉर ऑल द पीरियड्स प्रायर टू राइट इश्यू और मेरा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल माई वानोस विल बी, शुरू में मेरे पास 1 लाख शेयर था 3 महीना, बाद में मेरे पास 2 लाख शेयर हो गया 9 महीना. अगर ये राइट नहीं होके कोई प्लेन पब्लिक इशू होता तो मैं ऐसे ही करता 1 लाख × 3/12 प्लस 2 लाख × 9/12. पर राइट होने की वजह से मुझे ये 1.333 का जो एडजस्टमेंट फैक्टर है वो यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली बोलते हैं ना फॉर ऑल द पीरियड प्रायर टू राइट इशू. तो राइट इशू मेरा 1 जुलाई को हुआ तो जुलाई के पहले मेरा जो पीरियड था उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा और 1.333 को विद द नंबर ऑफ शेयर फॉर ऑल द पीरियड प्रायर टू राइट इशू और अकॉर्डिंगली मेरा जो भी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आएगा. इस केस में कितना आएगा मैं एक बार निकाल देता हूं. 33,333 प्लस 2,25,000 33,333 प्लस 2,25,000 तो आंसर आ जाएगा 258,333. ये 258,333 जो आया दिस इज माई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जिसको मैं प्रोफिट से डिवाइड करूंगा तो मेरा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा. ये सारे रूल हो गए बेसिक ईपीएस निकालने के. अब आता है कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस. तो अगर कोई कंपनी के पास कोई भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट अगर इशू किया हुआ हो जैसे कन्वर्टिबल डिवेंचर, क्या ताकत है उसके अंदर, वो फ्यूचर में इक्विटी शेयर बन सकता है. तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर. तो अगर कोई भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू कर रखा है जो आज के दिन इक्विटी शेयर नहीं है पर फ्यूचर में इक्विटी शेयर बन सकता है तो उसका कन्वर्जन का इफेक्ट अगर अपने बेसिक ईपीएस के अंदर घुसा के नया ईपीएस निकालें तो डाइल्यूटेड ईपीएस कहलाता है. कहने का मतलब यह है कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो होते हैं, जो कन्वर्टिबल डिवेंचर होता है, वो फ्यूचर में जब शेयर बनेगा तो उसके अंदर ईपीएस को गिराने की ताकत रहती है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है. प्रॉफिट अगर उस हिसाब से नहीं बढ़ा, खाली नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया तो ईपीएस गिर जाता है. उस गिरे हुए ईपीएस को डाइल्यूटेड ईपीएस कहा जाता है. मैं आपको एग्जांपल देके पहले एक लाइन बोलता हूं कि इफ द कंपनी हैज पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर और एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस, अगर ऐसी चीजें कंपनी ने दे रखी हैं पब्लिक को या एम्प्लॉई को, तो अगर वो लोग का असर डाल के उनके कन्वर्जन का इफेक्ट अगर पफेस में और वानोस में, वही पफेस वानोस जो बेसिक ईपीएस के लिए यूज होता है, अगर उसमें डाल करके नया ईपीएस हम लोग निकालें तो उसे डाइल्यूटेड ईपीएस बोला जाता है. इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं.
मान लो एक कंपनी का साल है 2021, मान लो कंपनी का परफेस था 4 लाख और कंपनी का वानोस था 1 लाख। तो कंपनी का जो बेसिक ईपीएस था वो था 4 रुपया, ये कंपनी ने निकाल लिया है। अब कंपनी ने 10% कन्वर्टिबल डिवेंचर 100 रुपया फेस वैल्यू वाला 2 लाख रुपया का इशू करके रखा है और कन्वर्जन रेशियो है 5 फॉर एवरी 1 और इनकम टैक्स का रेट है 30%। तो ये 3 डेटा को थोड़ा ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो हमें एक चीज दिखाई देगा कि यहां कितने डिबेंचर हैं, 2000, 100 रुपया फेस वैल्यू, 2 लाख अमाउंट 2000। हम इनको 5 शेयर देंगे एक डिबेंचर के बदले, तो यानी हम इनको 10,000 डिबेंचर इशू करेंगे, शेयर इशू करेंगे फ्यूचर में। इस नंबर ऑफ शेयर को हम अगर इस 1 लाख नंबर ऑफ शेयर में, जो कि ऑलरेडी कंपनी का नंबर ऑफ शेयर है और ये 10,000 फ्यूचर में इशू करने वाले हैं, अगर इस 1 लाख में 10,000 ऐड करके नया ईपीएस निकालें, फिर अभी हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पब्लिक को, अभी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 20,000, 2 लाख का 10%, इस पे कितना टैक्स बचा रहे हैं 30%, यानी 6,000। तो अगर हम ये इंटरेस्ट पेमेंट करना बंद कर देंगे फ्यूचर में, जब भी मेरा डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, माई इंटरेस्ट पेमेंट विल स्टॉप, सो माई टैक्स सेविंग विल ऑल्सो स्टॉप, सो माई प्रॉफिट विल गो अप ओनली बाई 14,000, नॉट बाई 20,000। तो अगर मैं प्रॉफिट में इस 14,000 को ऐड कर दूं और नंबर ऑफ शेयर में इस 10,000 को ऐड कर दूं, because after converting my debentures into equity, my interest payment will not happen, so my profit will increase and my number of share will also go up। तो अगर उनके इफेक्ट को मैं पफेस और वानोस में डाल दूं तो नया ईपीएस निकलेगा। आइए देखते हैं कितना। न्यू ईपीएस इज 4 लाख प्लस 14,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख प्लस 10,000। तो द आंसर केम 4,14,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000 and it became 3.76. This 3.76 is called diluted EPS. इसको बेसिक ईपीएस से छोटा होना चाहिए। अगर ये बेसिक ईपीएस से बड़ा होता है तो फिर हम लोग इसको डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं बोलते, बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू डाइल्यूटेड ईपीएस मान लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि पफेस को और वानोस को एडजस्ट करेंगे फॉर द कन्वर्जन इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स एंड न्यू ईपीएस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस। तो ये एक तरह से फ्यूचर में हमारा जो ईपीएस होने वाला है उसका इंडिकेशन है जो हम अभी पब्लिक को बताना चाहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। अगर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर हो, कन्वर्टिबल डिवेंचर की जगह कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, तो उसमें यह वाला इनकम टैक्स का चक्कर नहीं आता, क्योंकि डिविडेंड टैक्स सेव नहीं करता। डिविडेंड इज ए आइटम जो कि पैक्ट के बाद में आता है, तो डिविडेंड से टैक्स सेविंग नहीं होती, तो ये 6,000 का डिस्कशन उसमें नहीं आता। रेदर डिविडेंड के साथ तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अटैच होता है। आजकल तो सीडीटी भी हट गया है, बट फिर भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है। तो अगर मान लो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 10% है, तो ये जो डिविडेंड 20,000 हम दिए, पब्लिक को देते हैं ना 20,000 डिविडेंड, तो हम उनको 2,000 सीडीटी सरकार को भी देंगे 10% के हिसाब से। तो अगर मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी में कन्वर्ट हो गया तो मेरे को 20,000 का डिविडेंड भी देना नहीं पड़ेगा और 2,000 का सीडीटी भी देना नहीं पड़ेगा। दोनों चीज मेरे को देना नहीं पड़ेगा, दोनों चीज मेरा बच जाएगा। तो मेरा टोटल प्रॉफिट विल गो अप बाई 22,000 नॉट बाई 14,000। 22 मेरा डिविडेंड भी बचेगा, मेरा सीडीटी भी सरकार को देने से बच जाएंगे हम। तो माई परफेस विल गो अप बाई 22,000। माने ये जो 14,000 का फिगर है इसकी जगह मैं 22,000 निकाल करके सम बनाऊंगा, ईपीएस निकालूंगा। तो
डिबेंचर में और प्रेफरेंस शेयर में फर्क क्या है? डिबेंचर में इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स लेना है, दैट इज इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, और प्रेफरेंस शेयर के केस में डिविडेंड प्लस सीडीटी लेना है, माने डिविडेंड इंटू 1 प्लस सीडीटी। अब आइए लास्ट रिवीजन का डिस्कशन कि अगर कंपनी ने ऑप्शन दे के रखा है, ऑप्शन आप लोग इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन में खूब पढ़े हैं, आइए उसका डिस्कशन करते हैं। तो मान लो कंपनी का 2021 साल में परफेस था 4 लाख और वानोस था 1 लाख, तो कंपनी का ईपीएस था 4 रुपया। मान लो कंपनी ने इंप्लॉई को 10,000 ऑप्शन दे के रखा है और बोला है कि तुम्हारा जो ऑफर प्राइस है वो है 40 रुपया। शेयर कंपनी को 40 रुपया में कंपनी देगी इंप्लॉई लोगों को, और कंपनी का एवरेज मार्केट प्राइस, जिसको शेयर का दाम बोलते हो, in the year 2021 was say 100 मार्केट प्राइस। तो अपने को यह पता करना पड़ेगा कि कंपनी इसमें इंप्लॉई को फ्री में कितना शेयर दे रही है। फ्री नंबर ऑफ शेयर, only those free number of shares will be added with this number of share 1 lakh and you can find the new EPS। क्योंकि ऑप्शन के केस में प्रॉफिट बढ़ने वाला नहीं है, खाली नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा। जैसे डिबेंचर कन्वर्ट होकर इक्विटी बनने से इंटरेस्ट बचता है, प्रेफरेंस कन्वर्ट होकर के इक्विटी बनने से डिविडेंड बचता है, लेकिन ऑप्शन कन्वर्ट होकर के इक्विटी बनने से कोई सैलरी पेमेंट रुकता नहीं है, स्टाफ की सैलरी पेमेंट होगी ही। तो इसलिए ऑप्शन के केस में परफेस के साथ कुछ भी ऐड नहीं किया जाता, नंबर ऑफ शेयर में सिर्फ फ्री नंबर ऑफ शेयर ऐड होता है। तो फ्री नंबर ऑफ शेयर निकलता कैसे है, मैं पहले फिंगर पे बताता हूं, फिर फॉर्मूला में बताता हूं। फिंगर, इंप्लॉय कितना रुपया देगा एक शेयर का? 40। 10,000 शेयर का कितना देगा? 4 लाख। हम उनको कितना शेयर देंगे? 10,000। 4 लाख रुपया वो हमको देगा, हम उसको देंगे 10,000 शेयर। ये 4 लाख रुपया अगर हम बाजार से उठाएं, इंप्लॉई से नहीं लेके बाजार से उठाएं, तो बाजार में 100 रुपया करके मेरा शेयर बिक्री हो सकता है। तो हमको बाजार में 4 लाख उठाने के लिए कितने शेयर देने पड़ेंगे? 4 लाख डिवाइडेड बाई 100, दैट इज कमिंग 4,000 शेयर। तो बाजार में वही काम हम 4,000 शेयर इशू करके कर सकते हैं 4 लाख रुपया उठाने का। इंप्लॉई को 4 लाख रुपया इंप्लॉई से लेने के लिए मुझे 10,000 शेयर देना पड़ रहा है, यानी इंप्लॉई को हम फ्री में 6,000 शेयर दे रहे हैं। दिस इज फ्री नंबर ऑफ शेयर। इसका फॉर्मूला है फ्री नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू ओरिजिनल ऑप्शन माइनस ओरिजिनल ऑप्शन इंटू ऑफर प्राइस बाई करेंट मार्केट प्राइस या एवरेज मार्केट प्राइस। एवरेज लेते हैं, 10,000 माइनस 10,000 इंटू ऑफर प्राइस बाई मार्केट प्राइस, तो दिस बिकम्स 6,000। बस इस 6,000 को इस 1 लाख के साथ ऐड करके नया ईपीएस निकाल दो। तो आप बोलेंगे माई न्यू ईपीएस इज इक्वल टू, परफेस है 4 लाख, ऊपर में 0 ऐड होगा, नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख, नीचे में 6,000 ऐड होगा। तो योर आंसर विल बी 4 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख 6,000। सो योर ईपीएस विल बी 3.77। दिस इज योर डाइल्यूटेड ईपीएस। इसको तुमको P&L के फेस पे वैसे ही दिखाना है जैसे आप बेसिक ईपीएस को दिखाते हो। अच्छा, 1-2 एग्जाम्पल आपकी बुक में है, उसमें एक जगह पे कुछ मिस्टेक था, तो बच्चों ने बोला ये मिस्टेक जरा सुधार दीजिएगा। तो आपका 1 नंबर सॉल्यूशन में डाइल्यूटेड ईपीएस में 20,000 लेके, जैसे बेसिक ईपीएस में 20,000 लिया गया, डाइल्यूटेड में भी 20,000 ले लिया गया है, जबकि इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स है इसमें। तो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स का 5,600 ऐड नहीं किया गया था, वो मैंने ऐड करके बनाया है। टैक्स तो नहीं है सब में, खाली इंटरेस्ट टैक्स 0 लिए हैं, तो 14 चौके 5600 रुपया इसमें ऐड नहीं किया गया था, ऐड करके बनाए तो इतना आंसर आया था। तो ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों के जो भी इलस्ट्रेशंस वगैरह हैं उनको आपको देखना है, अच्छी तरह से करना है। मैंने आपको ईपीएस का रिवीजन करवा दिया। ग्रुप 2 में हम लोग और रिवीजन क्लास नहीं लेंगे, ये आपका टोटल नंबर ऑफ रिवीजन क्लास कंप्लीट हो गया। अब आप लोग बैठ करके एग्जाम का रिवीजन करिए। ऑल माई गुड लक, ऑल माई बेस्ट विशेस आर देयर फॉर यू। थैंक यू very very much for
प्रॉम्प्टिंग मी, फॉर रादर आई वुड से कि एनकरेजिंग मी टू टेक द रिवीजन क्लासेस। बहुत सारा रिवीजन क्लास लिए, ग्रुप 1 के तो सारे चैप्टर का लिए डिबेंचर छोड़ के, ग्रुप 2 में सारा ये एएस का ले लिए, सब का ले लिए ऑलमोस्ट, लीजेज छोड़ के चैप्टर भी बहुत लिए। लास्ट के 3 चैप्टर जो नई वाली बुक में था, एनबीएफसी, बैंकिंग और कंसोलिडेशन, मुझे नहीं लगता उसका रिवीजन पॉसिबल है, इसलिए मैंने उसका रिवीजन क्लास लिया नहीं। तो उसको छोड़ करके बाकी सब चीज के रिवीजन क्लासेस आपके पास हैं, उन क्लासेस को आप ओरिजिनल क्लास से करिए। यहां रिवीजन क्लास को रिवीजन के लिए, ओरिजिनल क्लास को फिर भी इग्नोर मत कीजिएगा। रिवीजन सिर्फ आधा घंटा रिवीजन के लिए, फुल फ्लेजेड चैप्टर का काम फुल फ्लेजेड वे में ही करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।